अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आपने लास्ट लेक्चर जो है वो अच्छे से उसको समझ लिया होगा। अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो यहाँ पे जो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दिस इज़ करंट एंड रेजिस्टेंस। दिस इज़ टॉपिक नंबर 8 जो आपके सिलेबस में मौजूद है, करंट एंड रेजिस्टेंस का। तो सबसे पहले व्हाट इज़ करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज़ द सिंपली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। जब भी कहीं से नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज़ कॉल्ड द करंट। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे आप देखें कि जो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उन वायर्स के अंदर से देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते हैं। और जब चार्ज फ्लो करता है किसी एक ख़ास वायर के एरिया में से तो वो करंट जनरेट करता है, जिसकी वजह से आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो इफ़ द चार्ज क्यू इज़ पासिंग थ्रू एनी एरिया इन एनी टाइम टी देन द करंट आई थ्रू इट विल बी, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि करंट जो है वो चार्ज ओवर टाइम के इक्वल होता है एंड करंट इज़ इक्वल टू ये क्यू ओवर टी। इसको चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आप इसको इस तरह अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, और सिम्बॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली ये है कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं किसी खास एरिया में से वायर में से तो उसमें करंट जो है वो जनरेट होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि चार्ज ने फ्लो करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो उसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं और इसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो एम्पेयर होती है। द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ द आइदर पॉजिटिव और द नेगेटिव चार्ज। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट आर द चार्जेस। चार्ज इज़ अ फंडामेंटल कंजर्व्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कंजर्व्ड कहते हैं कांस्टेंट प्रॉपर्टी, यानी ये एक ऐसी चीज़ है चार्ज जो किसी भी मैटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होता है। अब आपको पता है मैटर, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था हमने कि मैटर जो है वो इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर किसी मैटर को बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके वो कंसिस्ट करते हैं एटम्स के ऊपर, और एटम्स के अंदर जो है सब एटॉमिक लेवल पे हमें पता है कि हर एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। सो बेसिकली जो चार्ज है ये कंजर्व्ड प्रॉपर्टी है, किसी फंडामेंटल और कंजर्व्ड प्रॉपर्टी, कांस्टेंट प्रॉपर्टी किसी मैटर की होती है और वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हर मैटर में मौजूद होते हैं। दैट काजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब आप उस मैटर को, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लोहे की चीज़ है और आपने उसको किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि आप उसे किसी मैग्नेट के सामने रख दें या कोई ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कर रही है, जो करंट फ्लो कर रही है, तो फिर उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है। जैसे आपके घरों में जब बिजली की तारों में से बिजली फ्लो करती है तो क्या होता है कि उसके अंदर जो है उसके इर्द गिर्द, आपको क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वायर्स के करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है उस बिजली की तारों के इर्द गिर्द, तो ये उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो जब आप किसी चीज़ को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और फिर आप देखेंगे कि वो कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि वो उसके ऊपर के उसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं। वो उस चीज़ की निशानी है कि उसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं, लाइक प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपने ऊपर, रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा या अट्रैक्शन जो है एक्सपीरियंस, या तो वो तार उसको अपनी तरफ खींच लेगी या अपने से दूर कर देगी ना, तो वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो फील करेगा। डिपेंड करता है कि पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव चार्जेस की वजह से आप उसको देख रहे हैं। तो वो चार्ज जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर में जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। पॉजिटिव चार्जेस को हम प्रोटॉन्स से कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं। सो दैट काजेज इट टू रिप्रेजेंट अ फोर्स, जिसकी वजह से वो कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब आप उसे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, तो अगर इसके मुकाबले में अगर तो आप मेटालिक चीज़ें रखते हैं तो वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखने से कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर आप कोई आयरन वो जो वुड रख रहे हैं या कोई ऐसी चीज़, ऐसा मैटर रख रहे हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं मौजूद तो होते हैं, एग्जिस्ट तो करते हैं, क्योंकि एवरी मैटर जो है चाहे वो एक कंडक्टर है या वो एक इंसुलेटर है, तो वुड एक इंसुलेटर है ना, उसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद तो होते हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। अभी हमने कहा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी तब जनरेट होती है जब चार्ज फ्लो करते हैं। तो जो वुड की तरह के मटीरियल्स हैं जो कि एक इंसुलेटर होते हैं, उनमें जो चार्जेस हैं वो फ्लो नहीं करते। चार्जेस सिर्फ फ्लो करते हैं मेटालिक चीज़ों में। ठीक है, जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें जो है वो चार्जेस फ्लो
करते हैं। तो हर मैटर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ उसी में जनरेट होती है जिनमें चार्जेस जो है वो फ्लो कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो और जब चार्जेस फ्लो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तभी वो कोई ना कोई एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जब आप उसे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। आप वुड को ले जाएं अगर उसके पास बिजली की तार के पास, तो वो कोई अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इतने बाउंड होते हैं एटम के अंदर कि वो फ्लो ही नहीं कर सकते, वो चार्जेस फ्लो ही नहीं करते उसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसकी वजह से वो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता और ना ही वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब आप उसे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, सो ये मैंने चार्ज को आपके लिए डिफाइन भी कर दिया, आप इसको अपने नोट्स पे भी राइट डाउन आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस टू द फ्लो ऑफ आइदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, हमने पहले भी बात की, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे उसकी वजह से आपकी चार्जेस जो है वो फ्लो कर सकते हैं। इन मेटल्स द करंट इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने आपको बताया मेटल्स में मैंने आपको कौन कौन सी एग्जांपल्स दी हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आप कोई भी इसमें से जो है वो कैसे आयरन, ये सारे मेटल्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने ही फ्लो करना होता है और वो उन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और वो फ्लो करते हैं तो आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक सोल्यूशन फॉर्म होता है। ठीक है, ये तो मेटल जो होते हैं ना ये तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं, यानी लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्वस सोल्यूशन, एक्वस का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होते हैं। ठीक है ना, तो वो एक सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं एंड डिसोसिएट अमंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और उसके अंदर फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की बजाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स जो हैं वो सॉलिड की फॉर्म में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स देते हैं जिसकी वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और चार्जेस फ्लो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जबकि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें से जैसे आपके जो सेल्स और बैटरीज है ना, उनके अंदर जो केमिकल सोल्यूशन मौजूद होता है वो एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, और उस सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मूवमेंट की वजह से आपको जो है आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो सेल्स में से या बैटरी से आप जनरेट करा सकते हैं। सो द करंट इन द इलेक्ट्रोलाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। उसमें भी वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फ्लो करने की वजह से जिन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसकी वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट आप करा सकते हैं। सो अब रेजिस्टेंस क्या है, अभी तक तो हमने पढ़ा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, और हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होती है, और मैंने आपको चार्ज को भी डिफाइन करके बता दिया, और मैंने आपको ये भी बताया कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो है वो एम्पेयर होती है। ठीक है, हाँ ये भी बता दूं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसके डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन से ताल्लुक नहीं होता। और हमने मेटल्स में भी देख लिया कि कैसे करंट जो है वो जनरेट होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की फॉर्म में एक्वस यानी जो वाटर सोल्यूशन है उसका लिक्विड फॉर्म में जो सोल्यूशन होता है उसकी फॉर्म में जो है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे आयंस फ्लो करते हैं, और आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कैसे जनरेट होती है। अब उसके बाद आगे आ जाती है आपकी रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस कहते हैं मज़ाहमत को, रुकावट, यानी आपकी अगर चार्ज फ्लो करना चाह रहे हैं तो उनको फ्लो करने से जो चीज़ रोकती है वो रेजिस्टेंस है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच ऑफर्स द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन कहते हैं मुज़ाहमत जो आपको देगी टू द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, यानी चार्जेस को फ्लो करने से और करंट को फ्लो करने से जो चीज़ रोकती है वो रेजिस्टेंस है, वो मुज़ाहमत है। ये उसी तरह की मुज़ाहमत है जो आप जब मूव कर रहे होते हैं कहीं पे तो आपकी मोशन को जो स्टॉप करने की कोशिश करती है वो फ्रिक्शन होती है। इसी तरह चार्जेस जब फ्लो करने की कोशिश करते हैं तो उनकी मोशन को स्टॉप करने की जो चीज़ कोशिश करती है वो मुज़ाहमत, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सो द अपोजिशन कम्स फ्रॉम द कलियन ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स ऑफ द सब्सटेंस। तो ये अपोजिशन मिलती है आप क्योंकि चार्जेस जो हैं वो जब फ्लो कर रहे होते हैं तो आपस में कोलाइड भी करते हैं और एटम्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। तो वो कलियंस की वजह से जो उसके पास होती हैं, उन कलियंस की वजह से जब वो एक तार में से फ्लो कर रहे होंगे तो तार के बाउंड्रीज से भी कोलाइड करेंगे, एटम से भी कोलाइड करेंगे, आपस में भी कोलाइड करेंगे, तो उसकी वजह से ये जो मुज़ाहमत है, ये रेजिस्टेंस जो है वो ये जनरेट होती है। ठीक है, तो ये हो गई रेजिस्टेंस की बात हो गई कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। और उसके बाद यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, जो ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस जो है वो ओहम होती है। ठीक है, करंट की यूनिट मैंने आपको बताई एम्पेयर होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो ओहम होती है। और अगर हम वोल्ट को यानी जो वोल्टेज है अगर हम उसको 1 वोल्ट ले लें और करंट को 1 एम्पेयर ले लें
ठीक है, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। ठीक है, ये मैं कहाँ से कह रही हूँ, ये मैं आपको ओहम्स लॉ से कह रही हूँ कि आपके पास अगर आपने रेजिस्टेंस को जो है V इज इक्वल टू आई आर का फार्मूला आपने लगाना है ना यहाँ पे, ये V इज इक्वल टू आई आर का जो फार्मूला है ये आपको यहाँ से मिलता है ओहम्स लॉ से। अभी हम आगे मैं आपको बताती हूँ कि ओहम्स लॉ क्या है ना। ठीक है, तो यहाँ से आपको V इज इक्वल टू आई आर का फार्मूला मिलेगा। तो इस फार्मूले में V जो है वो आपकी वोल्टेज होती है या पोटेंशियल डिफरेंस आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और I जो है वो करंट होती है और R जो है वो रेजिस्टेंस होती है। तो वो जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि अगर हम इधर से R कैलकुलेट करना चाहें ना तो R बराबर होगा, I उसको दूसरी तरफ ले जाएं तो V ओवर I ना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बराबर होती है वोल्टेज ओवर करंट के। तो अगर आप वोल्टेज को 1 वोल्ट ले लें और करंट को 1 एम्पेयर ले लें तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम होगी। यहाँ से आपकी जो वोल्टेज अगर 1 वोल्ट है और आपकी जो करंट है वो 1 एम्पेयर है, तो ये जो वोल्ट पर एम्पेयर जो है ना, दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम ओहम कहते हैं। इसको ओहम आप लिख भी सकते हैं OHM करके, या इसको सिम्बॉलिकली आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज ओहम। तो जो ओहम है वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है रेजिस्टेंस की, जो कि मैंने आपको बताया वो ओहम्स लॉ से आती है। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे बेस करती है ये। और हमने कहा कि वोल्टेज क्या या पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ होती है। जैसे आपके घर में कितने वोल्ट आ रहे हैं ना, आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। 220 वोल्ट आती है तकरीबन, 220 से 240 वोल्ट घरों में, हर घर में आती है, जो फिर आगे आप अपने अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं। तो वो वोल्टेज आप इस्तेमाल करते हैं करंट जनरेट कराने में। अब वो जो वोल्टेज की वजह से जो करंट जनरेट होती है उसको मुज़ाहमत भी मिलती है, क्योंकि मैंने आपको कहा जहाँ जहाँ करंट फ्लो करने की कोशिश करेगी वहाँ वहाँ क्या होता है कि आपको मुज़ाहमत भी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो आपको जो अपोजिशन है जो करंट को जनरेट करने से रोकेगी, तो वो मुज़ाहमत आपको फेस करनी पड़ती है। तो वो आपको ओहम लॉ बताता है। ओहम लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो करंट इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास रेजिस्टेंस बराबर होगी वोल्टेज ओवर करंट के। और अगर आप वोल्टेज और करंट दोनों को 1 वोल्ट अगर हम कह रहे हैं वो जनरेट कराता है 1 एम्पेयर की करंट को, तो रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओहम के बराबर होगी, विच इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पेयर। ठीक है, तो आप इसके साथ 1 ओहम जो है वो बराबर होगा 1 वोल्ट पर एम्पेयर के। तो ये यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। व्हेन आप पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कह लें या आप वोल्टेज कह लें, एक ही बात है। जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है या वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट की होगी, इट इज़ अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड 1 एम्पेयर ऑफ द करंट जो है वो इसमें से पास करेगी, तब आपकी रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओहम के बराबर होगी। तो ये 1 ओहम की डेफिनेशन है कि 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस या 1 वोल्ट की जो वोल्टेज है, जब आप किसी कंडक्टर को देंगे उसके एंड्स के क्रॉस आप उसको सप्लाई करेंगे तो 1 एम्पेयर की जो करंट है उसमें से वो जनरेट होगी। अब वो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो वोल्टेज है, ये कैसे होता है आपको अगर आप पता हो कि आपके घरों के जो मीटर है ना उसमें 2 तारें होती हैं, बल्कि कोई भी आप कनेक्शन बिजली का चेक कर लें उसमें 2 तारें होती हैं। एक तार को अगर आप टेस्टर से चेक करेंगे ना तो उसमें फुल वोल्टेज आ रही होती है, वो आपको रेड लाइट जो है इंडिकेट करेगा। दूसरी तार के ऊपर आप अगर टच करेंगे ना तो वो कोई इंडिकेट नहीं करेगा, कोई लाइट आपको टेस्टर से नहीं मिलेगी ना, इट मीन्स उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी। तो एक काली तार होती है यूजुअली और एक जो है वो रेड तार होती है या किसी और कलर की तार होती है। तो ये जो काली तार होती है जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होती, टेस्टर कोई आपको शो नहीं करता, तो वो जो तार है वो 0 वोल्ट को शो कर रही होती है। और जो जिसमें से मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो कर रही होती है, जो तार आपको इंडिकेट कर रही होती है कि 200 जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है 220 वोल्ट वो उसी को सप्लाई हो रही है, तो वो जो वोल्टेज है वो उसको सप्लाई हो रही है, तो वो तार मैक्सिमम करंट को लेके चल रही होती है। उन दोनों तारों का अगर आप ये सोचें कि आप काली वाली तार जिसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर रही, वो आपके किसी काम की नहीं, आप सिर्फ एक तार से सिंगल वायर से जो है वो करंट को फ्लो करा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हमेशा बिजली का जो कनेक्शन है उसमें 2 तारें इस्तेमाल होती हैं, एक 0 वोल्ट वाली और एक मैक्सिमम वोल्ट वाली होती है। ठीक है ना, वो दोनों मिलके मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट कराती हैं और उसी की वजह से करंट फ्लो करती है। ठीक है, अगर आप ये कोशिश भी करेंगे कि आप एक तार जो कि 0 वोल्ट वाली है उसको ख़त्म कर दें और सिर्फ मैक्सिमम वोल्ट वाली तार को लेके चलें मीटर में से 220 वोल्ट वाली, तो आप देखेंगे कि करंट फ्लो ही नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये 2 तारों का होना हर बिजली के कनेक्शन में ज़रूरी होता है, एक मैक्सिमम वोल्टेज वाली और एक 0 वोल्ट वाली। और उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसकी वजह से उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो करती है।
तो ये मैं आपको एक तरह से मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस के हवाले से समझाने की कोशिश की कि इसे क्यों कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दो तारों का डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। जिस तार में से ज़्यादा जो वोल्टेज वाली मैक्सिमम वोल्टेज वाली तार होती है, फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट वाली, उसको हम हाई वोल्टेज कहेंगे कि वो हाई वोल्ट की या पॉजिटिव वोल्ट है की तार है। और जो लो वोल्टेज तार होती है वो होती है जिसमें से 0 वोल्ट होता है ना। तो पॉजिटिव वोल्टेज है या नेगेटिव वोल्टेज है या हाई वोल्ट या लो वोल्ट आप कह लें, तो उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जब जो दोनों का डिफरेंस आप लेंगे दोनों तारों का, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, उसी को वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, और उसी की वजह से जो करंट है वो फ्लो करती है आपकी सर्किट में। बगैर पोटेंशियल डिफरेंस के या बगैर वोल्टेज के या बगैर दो तारों वाले सर्किट के आप करंट जो है वो फ्लो नहीं करा सकते। अब उसमें आ जाए रेजिस्टिविटी के ऊपर। रेजिस्टिविटी अभी आपने पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस मुजाहमत है, मेजर ऑफ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, जो कि करंट को फ्लो करने से रोकती है। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर ऑफ द यूनिट लेंथ एंड द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यूनिट लेंथ का मतलब है खास लेंथ, आप 1 मीटर की तार ले लें और उस 1 मीटर की तार का एरिया भी आप कह लें कि 1 मीटर स्क्वायर है। तो आपने 1 मीटर की तार ली, 1 मीटर की तार उसकी लेंथ है और उसका जो एरिया है तार, तो चूँकि बड़ी मतलब इतनी विड्थ उसकी नहीं होती ज़्यादा, तो एरिया ऑफ द वायर जो है फॉर एग्जांपल आप कह लें वो 1 मीटर स्क्वायर है। एरिया कैसे आता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करके ना, तो तार की लंबाई चौड़ाई मल्टीप्लाई करें तो एरिया आ जाता है। तो ये आपके पास एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ अगर 1 मीटर है उस तार की। तो अब इस तरह की तार में से जब आपका जो रेजिस्टेंस आपकी तार ऑफर करेगी 1 मीटर की लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के साथ, तो उसको हम उस प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टेंस को जो है हम रेजिस्टिविटी कहते हैं ना, कि रेजिस्टिविटी वो मुजाहमत है, वो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी यूनिट जो है वो रेजिस्टिविटी की वो ओहम मीटर बनती है। अब ओहम मीटर इसकी यूनिट कैसे बनती है? क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है यहाँ पे मैं अब रिलेशन लिखने लगी हूँ, आप चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल ओवर ए के। और रो क्या चीज़ है इसमें, ये मैंने ऐसे करके एक निशान डाला है, उल्टा क्यू आप समझ लें इसको। ठीक है, ये ग्रीक लेटर होता है, आप इसको इस तरह समझ लें कि आप इसको इस तरह से पुट करते हैं उल्टे क्यू की तरह। तो ये जो आपका ग्रीक लेटर इसको रो कहते हैं ना, ये इधर रेजिस्टिविटी को शो कर रहा है। हेयर दिस रो इज रिप्रेजेंटिंग द रेजिस्टिविटी, R is the resistance, L is the length and A is the area। अब आप इन सारी चीज़ों को, अगर मुझे रेजिस्टिविटी चाहिए तो मैं कहूँगी कि रो बराबर है एरिया को उधर जाके वो रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है रेजिस्टिविटी के साथ वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से आपके पास रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल बन जाएगा फार्मूला। ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी बराबर है रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और अभी मैंने आपको कहा कि एरिया जो है उसको आप मीटर स्क्वायर से में मेजर करते हैं ना, जारी बात है, लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर बनता है, और लेंथ जो है वो मीटर में मेजर होती है। और रेजिस्टेंस की यूनिट ऑलरेडी क्या है? ओहम। तो अगर ये 1 मीटर इसके मीटर स्क्वायर को एक को कैंसिल कर देगा ना, तो पीछे क्या बचा आपके पास? ओहम मीटर। सो ओहम इंटू मीटर जो है दिस इज द यूनिट ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो ओहम इंटू मीटर है, वो इस फार्मूले के तहत आती है, आप इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद आ जाता है ओहम्स लॉ। अभी मैंने आपको ऊपर हमने ओहम लॉ को थोड़ा सा पढ़ा था, अब जरा थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कितना चार्ज फ्लो करेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट का मतलब है कि आप उसकी लेंथ विड्थ टेम्परेचर, यानी आप तो आपने ये नहीं है कि कंडक्टर को जो है आप उठा के किसी ठंडी जगह पे रख दें या उठा के किसी गर्म जगह पे रख दें, आप उसका टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रहना चाहिए। डज नॉट चेंज का मतलब है उसको कांस्टेंट रहना चाहिए टेम्परेचर को, और फिजिकल स्टेट भी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी आपने तार की लंबाई चौड़ाई को चेंज नहीं करना बार बार। ठीक है, उसकी फिजिकल स्टेट जो है लंबाई चौड़ाई वो एक जैसी रहनी चाहिए और साथ उसका टेम्परेचर भी एक जैसा रहना चाहिए। उस सूरत हाल में जितना करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है कि आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसको सप्लाई किया है। यानी आम लफ्ज़ों में वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि करंट जो है वो आपके प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के।
यानी V पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये आम लफ्ज़ों में वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जितनी वोल्टेज आप उसको सप्लाई कर रहे हैं उतनी ही वो करंट जनरेट करेगा। उस सूरत में कंडीशन साथ है कि जब उसका टेम्परेचर और उसकी फिजिकल स्टेट्स जो हैं यानी लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, विड्थ वगैरह वो कांस्टेंट रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। फिर ऐसी सूरत में जब आपको पता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम खोलेंगे तो कोई ना कोई जी प्रोपोर्शनैलिटी को खोलेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। सो V इज इक्वल टू ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे आएगा ये R आएगा, रेजिस्टेंस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे, और साथ I, जिसको मैंने आम लफ्ज़ों में हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR करके ना। तो ये ओहम्स लॉ है। बेसिकली ओहम लॉ ये कहता है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी को खोलेंगे तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, V क्या चीज़ है आपकी, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, I क्या चीज़ है, करंट। सो यहाँ से V इज इक्वल टू IR जो है ये ओहम्स लॉ आपको दे रहा है। ये तब पॉसिबल है जब आपकी टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रही है और उसकी लंबाई, चौड़ाई, जो भी फिजिकल स्टेट्स हैं वो कांस्टेंट रहें, चेंज ना हो, ना टेम्परेचर चेंज हो, ना उसकी फिजिकल स्टेट जो है, लंबाई, चौड़ाई वगैरह वो चेंज ना हो। तो तब आपकी ये ओहम लॉ जो है ये हम कहते हैं कि ये वैलिड रहता है। और उसका ये फार्मूला आता है V इज इक्वल टू IR। वीयर उन्होंने बता दिया V इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। मैंने आपको बताया कि वोल्टेज को आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। एंड I इज़ द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। I वो चीज़ है जो कि करंट है जो कि पास कर रही है कंडक्टर से। एंड R इज़ द रेजिस्टेंस, वो मज़ाहमत है जो कि करंट को पास करने से ऑफ द कंडक्टर, जो करंट को पास करने से रोकती है। तो वो मज़ाहमत जो करंट को फ्लो करने से रोक रही है। तो ये तीनों चीज़ों को हमने ओहम लॉ में डिफाइन कर लिया। दिस फार्मूला एक करेक्शन जो है वो यहाँ पे आप रिक्वायर्ड है, आप करेंगे, वो ये है कि दिस फार्मूला शोज दैट द वोल्टेज या जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये एंड के बाद आप जहाँ पे ऐड करेंगे करंट। ठीक है, एंड करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये क्या वो बात कर रहे हैं, ये बात ये कर रहे हैं, ये आपको मैं यहाँ से समझाती हूँ। वो ये देखें कि वो कह रहे हैं कि आपके पास जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। लेकिन आप चाहे V को प्रोपोर्शनल टू I लिखें या I को प्रोपोर्शनल टू V लिखें, एक ही बात है ना। तो करंट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, लेकिन करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, इन दोनों चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करें, कंबाइंड लिखें, तो आप क्या लिख सकते हैं कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू, ऊपर V आ जाएगा न्यूमिनेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में बटे के नीचे जो है वो रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर रेजिस्टेंस को उस तरफ ले जाएं करंट के साथ तो V इज इक्वल टू IR का फार्मूला बनता है। अगर हम कहें कि कांस्टेंट जो है वो 1 के बराबर है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को 1 कर दें, सो ये जो चीज़ V इज इक्वल टू IR है ना आपकी, वो इस तरह से बनती है कि आपकी करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है। तो आप ज़रा थोड़ी सी एक करेक्शन जो है वो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, और एक करेक्शन जो है वो यहाँ पे आपने लाजमी करनी है कि आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल है करंट के, लेकिन जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, यानी ये पहली लाइन का मतलब ये बन रहा है आपका कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वो इसको शो करता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और जो दूसरी लाइन है एंड करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, वो इसको शो करती है कि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो इन दोनों बातों को अगर आप कंबाइंड करके लिखें तो वो ओहम लॉ का मीनिंग होता है, वो आपका ओहम लॉ बनाता है। तो करंट इन्वर्स इस तरह के जहाँ से करंट फ्लो कर रही है, मुजाहमत चूंकि उसे रोक रही है ना, जैसे आप अगर सड़क पे मूव करना चाह रहे हैं, आप कहीं मूव करना चाह रहे हैं, तो आपकी मोशन को अपोज करती है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होगी, रगड़ का इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा आपकी जो मोशन है वो उतनी ज़्यादा रिड्यूस होगी, यानी आपकी मोशन कम हो जाएगी फ्रिक्शन के बढ़ने से। इसी तरह आपकी जो करंट है उसको कौन मुजाहमत, वो रेजिस्टेंस जो है वो उसको मुजाहमत प्रोवाइड करता है। तो इट मीन्स अगर आपकी करंट फ्लो करना चाहती है बहुत ज़्यादा तो रेजिस्टेंस उसको फ्लो करने से रोकती है। तो करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है, मुजाहमत की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है। ये दो बातें आप निकालते हैं अपने ओहम्स लॉ से, ये आपने ड्राइव की अपने ओहम्स लॉ से, आहज की हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं ओहमिक कंडक्टर्स क्या हैं। अब जाहिर सी बात है वो कंडक्टर्स जो ओहम्स लॉ को ओबे करेंगे उन्हें हम ओहमिक कंडक्टर्स कहेंगे, यानी मटेरियल्स दैट ओबे द ओहम्स लॉ एंड हेंस हैव अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेजेस आर सेड टू बी ओहमिक।
ठीक है, यानी ऐसी चीज़ें जो ऐसे मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है ना वो शो करते हैं ओहमिक बिहेवियर, यानी उनमें आप तकरीबन वाइड रेंज ऑफ द वोल्टेजेस के ऊपर उनकी रेजिस्टेंस को, क्योंकि आपने भी पीछे पढ़ा था कि आपकी ओहम ला तब बे होता है जब उसकी फिजिकल स्टेट्स और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स में वो ओहमिक बिहेवियर वो शो करते हैं। वार्म मेटल्स होते हैं या जो कोल्ड मेटल्स होते हैं वो ओहमिक बिहेवियर को शो कर सकते हैं, जिनमें रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो डायरेक्ट ताल्लुक है ना वो टेम्परेचर के साथ होता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज होगा कहीं पे तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह सकेगी ना। तो अगर कोल्ड और वार्म टाइप के मेटल्स होंगे तो उनमें जो है किसी हद तक आप उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, और जो ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो ओहमिक बिहेवियर को फिर शो करते हैं। लेकिन नॉन ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं द मटेरियल्स हैविंग रेजिस्टेंस दैट चेंजेस विद द वोल्टेज और करंट आर नॉन ओहमिक। इसकी निशानी जो पुराने ज़माने में वक्तों में आपके जो आप येलो बल्ब इस्तेमाल करते थे, अभी भी करते हैं लेकिन अब बहुत कम हो गया, अब LED बल्ब ज़्यादातर आप इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो येलो लाइट वाला बल्ब होता था वो जो टंगस्टन फिलामेंट बल्ब जिसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट आपको नज़र भी आ रहा होता था, तो वो जो है ना नॉन ओहमिक होता था, क्योंकि एंड थर्मिस्टर्स हम वो तो शायद आपने ना देखे हों, वो सर्किट्स के अंदर होते हैं, ज़्यादातर यूज़ होते हैं थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स का काम होता है टेम्परेचर को कंट्रोल, जो ना टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पे वो काम करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। किसी भी टेम्परेचर सेंसर या ऐसा सर्किट जिसके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे ये थर्मिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं। फिलामेंट लैंप आपने देखे होंगे, वो जो येलो बल्ब है वो तो आपने सबने देखे। तो उसके अंदर क्या होता था कि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते थे, ठीक है। और ट्यूबलाइट्स भी अगर आप देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो जो चीज़ें ऐसे जो हाई टेम्परेचर कंडक्टर्स होते हैं जिनके मटेरियल इस तरह के बने होते हैं कि उनकी जब करंट फ्लो करती है तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो ऐसे जो हैं कंडक्टर्स उनको हम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कहेंगे। उनकी ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ओहमिक कंडक्टर्स वो हैं जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं, यानी उनमें पोटेंशियल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। जबकि नॉन ओहमिक वो हैं जिनमें ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो होल्ड नहीं करती ना, कि V इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता, क्योंकि बिकॉज रेजिस्टेंस इज़ नॉट कांस्टेंट। रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल कह लें या नॉट कांस्टेंट कह लें, आसान अल्फाज में आपकी याद रखने के लिए। तो रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता। तो ये दोनों की निशानी है, ओहमिक कंडक्टर्स की और नॉन ओहमिक की ना। उसके बाद इन्हीं से रेलेवेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि जब करंट फ्लो करती है तो करंट फ्लो करने जो बिजली की तारें होती हैं उनके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक ख़ास रीजन और एरिया होता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द और मूविंग चार्ज के इर्द गिर्द, वेयर द मैग्नेटिक फोर्सेज आर एक्सपीरियंस्ड। और ऐसी कि जहाँ पे आप अगर उसके पास कोई चीज़ लेके जाने की कोशिश करेंगे, वो जो मैग्नेटिक फील्ड, वो जो एरिया रीजन होगा उस तार के इर्द गिर्द, उस ख़ास उसके अगर आप उसको टच करने की कोशिश करेंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चूँकि उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्सेज होंगी, तो वो कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स आप पे एक्सर्ट कर सकता है, इसलिए आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ज़्यादा वहाँ पर अंदेशा होता है कि आप उस तार के करीब ना जाएँ, क्योंकि चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एक ख़ास एरिया तक, हाँ उस तार ये नहीं होता कि वो एक मतलब एक ख़ास एरिया तक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उस एरिया के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी तार के इर्द गिर्द एक ख़ास एरिया होता है जहाँ तक वो फील्ड मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप उस फील्ड से बाहर हैं तो जाहिर सी बात है आप पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं वो कर सकता ना, इसलिए हमें कहते हैं कि तार से दूर रहना चाहिए। जितना आप नज़दीक होने की कोशिश करेंगे बिजली की तारों के, वो ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आप पे एक्ट कर सकती है। सो इट इज़ एक्सपीरियंस बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, विच इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मूविंग चार्जेस, जो बताती है कि किस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में एक्सर्ट, मूविंग चार्जेस की वजह से किस डायरेक्शन में आप वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। सो द कंसेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्व्स अराउंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल्स विद इन अ रीजन ऑफ द स्पेस। जो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है वो सारे का सारा वो घूमता है किसके इर्द गिर्द, कि वो फोर्स कौन सी वो कैसी जो है वो फोर्स एक्सर्ट करती है मूविंग चार्जेस की वजह से किसी ख़ास रीजन और स्पेस में। तो मैंने आपको ये जो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट दिया है वो क्या है कि वो ख़ास एरिया, जैसे ये आपकी बिजली की तार है फॉर एग्जांपल, अब इसके ख़ास एरिया और रीजन अराउंड द इस तार के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। वो मैग्नेटिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं इस तरह की, जो बताती हैं कि यहाँ तक की मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है,
जो आपको ज़ाहिर सी बात है नज़र तो नहीं आ रही होती, लेकिन इसको मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो एरो हेड हैं ये शो कर रहे हैं कि इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी है, ज़ाहिर सी बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनको आप वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर करंट कैरिंग वायर या हर ऐसा कंडक्टर जिसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस फ्लो करने का मतलब है कि करंट फ्लो करेगी उसमें से, तो उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द एक जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद होंगी, उन लाइंस की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी जो कि मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है ना। तो वो मैग्नेटिक फोर्स आप पे एक्ट कर सकती है अगर आप उस फील्ड के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप उस फील्ड के बाहर होंगे तो आप पे कोई मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन की या रिपल्शन की एक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया, और इसके बाद इस मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट को आप मज़ीद आगे ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या, यानी जो इसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं मैग्नेटिक फील्ड की, उनको आप देख सकते हैं कि ये क्या है, मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दिया, और फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस क्या होता है, ठीक है। तो ये जो 2-3 इसके कंसेप्ट हैं मैग्नेटिक पोल्स के, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के और मैग्नेटिक चार्जेस के, ये इंशाल्लाह ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा, ताकि आपको ज़रा मैग्नेटिक फील्ड पहले समझ में आ गई होगी बेसिक कंसेप्ट से, तो इसको लेके हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। और फिर मैं आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी भी एक बता दूंगी कि उसका कंसेप्ट क्या है। तो ये हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इस मैग्नेटिक फील्ड के फर्दर लेक्चर के साथ साथ हम इंशाल्लाह जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा वो नैनो साइंस का, उसको भी कवर अप करेंगे। तो अनटिल द नेक्स्ट लेक्चर अगर आपको कोई भी बात समझनी है तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। तो जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन शेयर। तो अनटिल द नेक्स्ट लेक्चर इस चीज़ों को अच्छे से आप याद कर लें, साथ साथ याद करें, साथ साथ समझें, तो आपके लिए आसानी होगी, बिकॉज आई नो कि यू आर नॉट रेलिवेंट टू द साइंस। सो इसलिए आपको ज़रा ज़्यादा इन चीज़ों का के बारे में ज़रा आपको ज़्यादा गहराई से, यानी बेसिक लेवल पे आपको स्टडी करना है। और इसके लिए आप 9th-10th की बुक्स जो हैं फ़िज़िक्स की, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा जो है वो डेफिनेशंस और आसानी डिटेल्ड आपके लिए लिखी होगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उन बुक्स को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। सो until the next lecture, take care. Allah Hafiz.